नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल नॉवल स्टोरी एफएम में। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छूती हैं और आपको कल्पनाओं की एक नई दुनिया में ले जाती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल का होम पेज ओपन करें, ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, आपसे एक बहुत जरूरी बात साझा करनी है। आजकल YouTube पर स्टोरी चैनलों को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और कई चैनल अचानक डिलीट या बंद हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा और आपका ये खूबसूरत साथ कभी टूटे। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि भविष्य में कभी कोई परेशानी आए तब भी कहानियों का ये खूबसूरत सफर बिना रुके चलता रहे। टेलीग्राम पर जाएं और नोवेल स्टोरी एफएम सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन करें। यदि आपको चैनल खोजने में कोई परेशानी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पर ऊपर दिया गया टेलीग्राम लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। ओह, आरामदायक बॉक्स में रजत राघवन नर्म बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक बहुत अच्छी मालिश कौशल वाली तकनीशियन से मालिश का आनंद ले रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत आनंद लिया। सोने से पहले मालिश करवाना वाकई बहुत अच्छा है। बॉस, क्या मेरी ताकत ठीक है? रजत राघवन की मालिश करने वाली तकनीशियन प्रियंका नायर थी और वह काफ़ी आकर्षक दिखती थी और हर तरह से अच्छी काया वाली थी। ताकत को और बढ़ाया जा सकता है, रजत राघवन ने कहा। ठीक है बॉस, आपकी काया तो बहुत शानदार है, प्रियंका नायर ने प्रशंसा की और साथ ही उसने जानबूझकर रजत राघवन के मोटे बाइसेप्स को सहलाया। हरकत हल्की थी, लेकिन यह एक संकेत था। बेशक, रजत राघवन समझ गया। हालांकि यह क्लब संजय खन्ना के क्लब जितना उन्नत नहीं है, लेकिन इसकी अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ मालिश करने वाले तकनीशियन निश्चित रूप से बहुत आकर्षक और अच्छी काया वाले हैं। वहाँ उस तरह की सेवा भी उपलब्ध है। कैसी सेवा, पुरुष तो समझ ही जाता है। बेशक, कीमत सस्ती नहीं है। स्टोर का मालिक इस तरह के व्यवसाय में बहुत चतुर है। क्लब में आने वाले मेहमानों को कभी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं और कुछ तो विशेष रूप से दोस्तों को साथ लाते हैं। पुरुष के लिए सबसे आरामदायक और खुशी की बात क्या है? ये शारीरिक मामला है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए प्रत्येक तकनीशियन मालिश के दौरान मेहमान को सक्रिय रूप से संकेत देता है। अगर मेहमान चाहे तो वह स्वाभाविक रूप से इस संकेत को समझ लेता है और आगे बढ़ता है। अगर नहीं तो तकनीशियन सक्रिय रूप से आगे नहीं बढ़ता। स्पष्ट रूप से, ये प्रियंका नायर उम्मीद करती थी कि रजत राघवन को कुछ विचार आएं। रजत राघवन बहुत आकर्षक, बहुत युवा और अच्छी काया वाला है। अगर ऐसे ग्राहक के साथ व्यवसाय हो सके तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बस इतना है कि रजत राघवन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर महिला को देखकर उत्तेजित हो जाए। इसलिए इस संकेत के लिए उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे पता ही नहीं। 1 घंटे से अधिक समय के बाद आखिरकार रजत राघवन की मालिश खत्म हुई। बॉस, मैं अब जाता हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ के लोगों को सीधे बता सकते हैं। मैं प्रियंका नायर हूँ। प्रियंका नायर थोड़ी निराश थी। वह शायद ही कभी किसी ग्राहक के साथ सक्रिय रूप से व्यवसाय करती थी। हालांकि यह पैसे के लिए था, रजत राघवन जैसे ग्राहक के साथ वह पैसे के बिना भी खुश थी। हाँ, मैं समझ गया, रजत राघवन ने सिर हिलाया। प्रियंका नायर के जाने के बाद रजत राघवन ने बाथरोब पहना और पहले नहाने की तैयारी की, फिर अपने कमरे में वापस जाकर आराम करने और रात को सोने की। जैसे ही रजत राघवन ने बॉक्स का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा, उसी समय गलियारे से एक महिला की चिल्लाने की आवाज़ आई। क्या तुम अंधे हो? मुझे नहीं देख सकते? क्या तुम्हें पता है मेरी बैग कितनी महंगी है? मुझे माफ़ करें, मुझे वाकई माफ़ करें। अगर यह गंदा हो गया है तो मैं इसे मुफ्त में धो दूंगी। धोना? ये तो सचमुच अनपढ़ जैसी बात है। क्या इस बैग को धोया जा सकता है? गलियारे में एक युवती रुचि गुप्ता एक सफाई वाली आंटी पर चिल्ला रही थी। कारण ये था कि जब रुचि गुप्ता बॉक्स से बाहर निकली तो उसने ध्यान नहीं दिया और सफाई वाली आंटी से टकरा गई, जिससे उसके हाथ में बैग जमीन पर गिर गया। यह एक ऐसा क्लब है जहां पुरुष और महिलाएं दोनों आ सकते हैं। हालांकि कुछ सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ये सेवा बॉक्स में नहीं की जाती। अगर ज़रूरत हो तो ये सीधे मेहमान के विशेष आराम कक्ष में होती है। और यहाँ के तकनीशियन न केवल उस तरह का व्यवसाय करते हैं, बल्कि उनकी मालिश की तकनीक भी बहुत अच्छी है, इसलिए कई लोग विशेष रूप से आरामदायक मालिश के लिए यहाँ आते हैं। इस क्लब का उपभोग स्तर कम नहीं है। सामान्य ऑफिस कर्मचारी यहाँ आने को तैयार नहीं होंगे। आमतौर पर यहाँ आने वालों की कुछ न कुछ पहचान होती है। ये रुचि गुप्ता की गलती थी, लेकिन अब वह सारा गुस्सा एक सफाई वाली आंटी पर निकाल रही थी। ये सामान्य है। उसकी नज़र में सफाई वाली आंटी एक नौकर है, बिना पहचान और सम्मान वाला। बताओ, इस मामले को कैसे हल करोगी? मैंने ये बैग पिछले हफ्ते 30,000 रुपये में खरीदा था, रुचि गुप्ता ने ठंडे लहजे में कहा।
मुझे वाकई माफ़ करें, मैंने सचमुच जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस एक सफाई वाली हूँ, आपके पास बहुत कुछ है, मेरे साथ इस तरह का अनुभव न करें। सफाई वाली आंटी ने कहा। वह उम्रदराज थी, उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह लगभग 60 साल की हो। हालांकि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और उम्र ने उसके चेहरे पर निशान छोड़ दिए थे, फिर भी यह अनुमान लगाया जा सकता था कि जब वह युवा थी तब वह भी एक खूबसूरत महिला रही होगी। तुम्हारे साथ अनुभव न करें, ठीक है, मैं एक सिद्धांतवादी इंसान हूँ। अगर मेरा बैग जमीन पर गिर गया तो मैं इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगी। 30,000 रुपये तुम मुझे दो, मैं नया खरीद लूंगी और यह मामला खत्म। रुचि गुप्ता ने कहा। 30,000 रुपये, ये राशि सुनकर सफाई वाली आंटी का चेहरा अचानक बदल गया। वह इतनी उम्र में अभी भी सफाई का काम करती थी, क्योंकि उसके बेटे ने एक घर खरीदा था और उसका कर्ज चुकाना था। घर में एक पोती थी और परिवार में बहुत सारे जीवन यापन के खर्चे थे। अपने बेटे का दबाव कम करने के लिए वह सफाई का काम करने निकली थी। यहाँ उसे दी जाने वाली तनख्वाह अपेक्षाकृत अधिक थी और यह घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह यहाँ आई थी। महीने में बहुत कुछ, लेकिन केवल 5,000 रुपये। 30,000 रुपये का मुआवजा देने का मतलब था कि उसकी 6 महीने की तनख्वाह चली जाएगी। मुद्दा यह है कि इस मामले में गलती वास्तव में उसकी नहीं थी। लड़की, आप जैसे पहचान वाले व्यक्ति को मेरे जैसे किसी के साथ क्यों उलझना है? क्या आप इस बार मुझे माफ़ कर सकती हैं? मैंने वाकई जानबूझकर नहीं किया। अगर आपको वाकई बुरा लग रहा है तो मैं आपको सिर झुकाकर माफ़ी मांग लूंगी, ठीक है? सफाई वाली आंटी भी घबरा गई थी। वह अपने बेटे का बोझ कम करने के लिए काम कर रही थी। अगर उसे 30,000 रुपये देने पड़े तो क्या यह अपने बेटे के लिए और परेशानी नहीं बढ़ा देगा? ये कहकर सफाई वाली आंटी घुटने टेकने वाली थी। रुचि गुप्ता इससे ज़रा भी प्रभावित नहीं हुई और ठंडे लहजे में बोली, क्या तुम्हारा सिर झुकाना 30,000 रुपये के बराबर हो सकता है? अगर तुम सिर झुकाना चाहती हो तो झुको। अगर मैं संतुष्ट हुई तो शायद मुझे 30,000 रुपये की ज़रूरत न पड़े। सफाई वाली आंटी सिर झुकाने वाली थी और जैसे ही उसके घुटने नर्म हुए वह जमीन पर घुटने टेकने वाली थी। लेकिन आधे रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई थाम रहा हो। ऊपर देखने पर उसने एक युवक को अपने दाहिने हाथ से उसे सहारा देते हुए देखा, जिसने उसे जमीन पर घुटने टेकने नहीं दिया। अपनी माँ की उम्र की किसी को घुटने टेकने के लिए कहने से तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं लगता? रजत राघवन ने रुचि गुप्ता को देखकर ठंडे लहजे में कहा। वह वाकई यह सब देखकर रह नहीं सका। हालांकि उसे दूसरों के मामले में दखल देना पसंद नहीं था और इस बार सिस्टम ने उसे कोई वैकल्पिक कार्य नहीं दिया था। लेकिन इस तरह की चीज़ जिसके पास जरा सी भी अंतरात्मा हो, वह इसे सही नहीं ठहरा सकता। 60 साल की दिखने वाली एक आंटी को तुम 20 साल की एक लड़की के लिए घुटने टेकने के लिए कह रही हो। इसे स्वीकार करने की हिम्मत है? क्या तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं है? अरे, तुम्हें दूसरों के मामले में दखल देना पसंद है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम 30,000 रुपये दो। अगर तुम दोगे तो मैं उसे और परेशान नहीं करूंगी। रुचि गुप्ता ने ठंडे लहजे में कहा, जरा भी प्रभावित नहीं हुई। रुचि गुप्ता के शब्दों ने रजत राघवन को मन ही मन ठंडी हंसी दी। हर तरह के लोग होते हैं, ये व्यक्ति वाकई पैसे की तलाश में है। ऐसा लगता है कि आज अगर 30,000 रुपये नहीं दिए गए तो ये युवती रुकने वाली नहीं है। रजत राघवन ऐसी महिला के साथ उलझने के मूड में नहीं था और उसने सीधे कहा, मुझे कार्ड नंबर दो। रुचि गुप्ता ये सुनकर हैरान रह गई। उसने नहीं सोचा था कि रजत राघवन एक सफाई वाली आंटी की मदद के लिए पैसे देने को तैयार होगा। ये सोचकर कि वह मुफ्त में एक नया बैग खरीद सकती है, वह खुशी से झूम उठी और तुरंत रजत राघवन को कार्ड नंबर दे दिया। रजत राघवन ने और बात करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। वादा किया था 30,000 रुपये, तुमने 3,000 रुपये क्यों दिए? रुचि गुप्ता ने टेक्स्ट मैसेज देखकर असंतुष्ट होकर कहा। रजत राघवन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तुम 300 रुपये से कम की एक नकली बैग को इतना बड़ा बना रही हो। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो तुम्हें शर्मिंदगी नहीं उठानी चाहिए। अगर तुम्हें कोई अमीर प्रायोजक चाहिए तो बस सोच लो। रजत राघवन ने एक नज़र में जान लिया था कि रुचि गुप्ता का बैग नकली था। रजत राघवन के शब्दों ने रुचि गुप्ता का चेहरा नीला और बैंगनी कर दिया। बैग वाकई नकली था, सड़क पर मिलने वाला सामान 100 रुपये से भी कम का। वह अक्सर बाहर और मनोरंजन स्थलों पर जाती थी और वाकई में उसके मन में एक अमीर प्रायोजक की चाहत थी। तुम बहुत सख्त हो, रुचि गुप्ता ने दांत पीसते हुए कहा और तुरंत चली गई। 3,000 रुपये भी उसके लिए अच्छे थे। युवक, धन्यवाद, मैं तुम्हें 3,000 रुपये दूंगी। सफाई वाली आंटी ने रजत राघवन का धन्यवाद किया। अगर रजत राघवन नहीं होता तो आज यह मामला वाकई हल करना मुश्किल होता। अगर ठीक नहीं होता तो उसकी नौकरी भी चली जाती। रजत राघवन ने दूसरों को 3,000 रुपये दिए। स्वाभाविक रूप से रजत राघवन ये पैसा नहीं ले सकता था।
वह 30,000 रुपये नहीं दे सकती थी, लेकिन 3,000 रुपये वह किसी तरह दे सकती थी। इसे सबक के रूप में लेना चाहिए। आंटी, चूंकि मैंने इस मामले को संभाल लिया है तो मैं निश्चित रूप से आपसे पैसे नहीं लूंगा। बस इतना ही, ये खत्म हुआ। रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। 3,000 रुपये उसके लिए कुछ भी नहीं थे। ऐसी सफाई वाली आंटी के लिए यह शायद परिवार के एक महीने का जीवन यापन खर्चा हो सकता है। ऐसा कैसे चलेगा? ये ठीक नहीं है, सफाई वाली आंटी ने मना किया। कोई बात नहीं, बस यही बात है। आंटी, आप अपना काम करें, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। रजत राघवन मुस्कुराया और चला गया। अगले दिन रजत राघवन सुबह 10 बजे तक सोता रहा और फिर उठा। बिल चुकाने के बाद वह जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लड़के, किसी को उसे पुकारते सुनकर रजत राघवन ने अपने हाथों की हरकत रोक दी और मुड़ा। देखकर वह खुश हो गया। ये वही सफाई वाली आंटी थी जो पिछले रात को मिली थी। रजत राघवन को मुड़ते देख कमला देवी जल्दी से उसके पास आए। आंटी, कोई बात है? रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए पूछा। युवक, तुमने पिछले रात को पैसे देकर मामला सुलझाया। आंटी को बहुत बुरा लग रहा है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कमला देवी ने कहा। ये सब खत्म हो गया आंटी, इस बारे में न सोचें। रजत राघवन ने मुस्कुराया। यह नहीं चलेगा। तुम्हें देखकर आंटी जानती है कि तुम्हें पैसे की कमी नहीं है, तो दोपहर में आंटी के घर खाना खाने आ जाओ। आंटी खुद खाना बनाएगी। यह आंटी का तुम्हारे लिए धन्यवाद है, ठीक है? कमला देवी ने ईमानदारी से कहा। वह पिछले रात ड्यूटी पर थी और आधी रात को घर जा सकती थी, लेकिन रजत राघवन के एहसान का बदला चुकाने के लिए वह क्लब में रुकी और इंतजार किया। क्लब मेहमानों की जानकारी लीक नहीं कर सकता, इसलिए उसे इंतजार करना पड़ा। आंटी, आप पूरी रात नहीं रुकी, बस मेरा इंतजार करने के लिए। रजत राघवन ने कहा। आंटी मूर्ख नहीं है। आंटी ने रिसेप्शन वालों को कहा था कि अगर तुम निकलो तो मुझे सूचित करें। मैं पिछले रात घर नहीं गई और यहीं सोई। कमला देवी हंसी। रजत राघवन इस सफाई वाली आंटी से मनोरंजित हो गया। ये देखकर कि वह खाने के लिए नहीं जाना चाहता, वह उसे जाने देने के मूड में नहीं थी। रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं दोपहर में आंटी के घर खाना खाने जाऊंगा। आपको परेशान करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? आंटी को तुम बहुत पसंद हो। लड़के, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो। क्या आंटी तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकती है? कमला देवी ने खुशी से कहा। रजत राघवन ने कहा, मेरा नाम कमला देवी है। तुम मुझे बस कमला आंटी कह सकते हो। मैं थोड़ी देर में वापस जाऊंगी। मेरा बेटा शायद जल्द ही ओवरटाइम करके वापस आएगा। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी, कमला देवी ने कहा। नाम सुनकर रजत राघवन एक पल के लिए ठिठक गया। कमला देवी, ये नाम उसे अपरिचित नहीं था। निखिल ओबरॉय ने उसे जो खुफिया जानकारी दी थी और जो उसने अजय मित्तल से कहा था, अजय मित्तल ने भी कहा था कि उसकी बचपन की दोस्त का नाम कमला देवी है। इसके अलावा खुफिया जानकारी में ये भी कहा गया था कि कमला देवी का एक बेटा था। सामने खड़ी मध्यम आयु की महिला जो लगभग 60 साल की दिख रही थी, का बेटा रजत राघवन की उम्र का था। अगर हिसाब लगाया जाए तो यह अजय मित्तल की बचपन की दोस्त की जानकारी से बहुत मेल खाता है। इतना संयोग नहीं होना चाहिए, रजत राघवन ने मन ही मन सोचा। उसने बस कंपनी के पास एक क्लब में रात बिताने का फैसला किया था और उसने एक सफाई वाली आंटी की मदद की थी। नतीजा ये कि यह सफाई वाली आंटी अजय मित्तल की बचपन की दोस्त निकली। मुख्य बात यह है कि यह वाशी सेक्टर 17 नहीं है। ठीक है, पहले जाकर देखते हैं, रजत राघवन ने फैसला किया। क्योंकि कमला देवी पास की ग्रीन वैली रेजिडेंसी में रहती थी, ये ज़्यादा दूर नहीं था और पैदल चलकर थोड़ा समय लगता था, इसलिए रजत राघवन को गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी उम्र में उसे रजत राघवन जैसे युवक पसंद थे जो उसके बेटे की उम्र के थे और दयालु दिल के थे, क्योंकि यह बड़ों का छोटों के लिए प्यार होता है। वापस जाते समय उसने रजत राघवन से सामान्य बातचीत की। उदाहरण के लिए, उसके बेटे ने इस समुदाय में घर खरीदा था और हाल ही में वहां आया था। उसका बेटा एक सूचीबद्ध कंपनी में काम करता था और उसकी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी थे। वह दादी बन चुकी थी और उसकी एक प्यारी पोती और समझदार, आज्ञाकारी बहू थी। क्योंकि बहू ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था, वह पार्ट टाइम काम करने की सोच रही थी ताकि घर का दबाव कम हो, लेकिन कमला देवी ने उसे रोक दिया था। वह अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानती थी और अब उसने एक पोती को जन्म दिया था। जब उसकी बेटी घर पर थी तब वह भी अपने माता पिता की छोटी राजकुमारी थी और वह उससे बहुत प्यार करती थी। उसे अपने परिवार की खराब स्थिति से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उसके बेटे से शादी की और उसकी बहू बनी। उसे दूसरों के माता पिता से ज़्यादा दुलार करना था। वह इतनी उम्र में काम करने लायक नहीं थी, लेकिन उसने इस क्लब में सफाई वाली आंटी की नौकरी ढूंढ ली थी। तनख्वाह ठीक थी और उसे खाली समय भी मिलता था। काम के बाद उसके पास परिवार की देखभाल के लिए समय भी था। रजत राघवन एक अच्छा श्रोता था। शुरू से अंत तक वह चुपचाप सुन रहा था जो कमला देवी कह रही थी।
वास्तव में इस तरह की जीवन स्थिति शायद 80% भारतीय लोगों के जीवन का चित्रण है। लेकिन साथ ही रजत राघवन ने यह भी देखा कि कमला देवी ने बच्चे के पिता की स्थिति का जिक्र नहीं किया। ये समुदाय ज्यादा समय से विकसित नहीं हुआ था और समुदाय का माहौल अच्छा था। कमला देवी का घर तीसरी मंजिल पर था, 3 बेडरूम और 1 लिविंग रूम, और यह 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का था। दरवाजा खोलने के बाद, रजत, जल्दी अंदर आ, जूते बदलने की जरूरत नहीं, शर्माओ मत, इसे अपने घर की तरह समझो। कमला देवी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। रजत राघवन मुस्कुराया और कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की सजावट शानदार नहीं थी, लेकिन बहुत साफ थी। एक महिला कुछ महीने की बच्ची को स्ट्रॉलर में लेटाकर छेड़ रही थी। एक युवक भी पास में था। हालांकि उसके चेहरे पर काम की थकान थी, उसकी मुस्कान बहुत गर्म थी। परिवार में सौहार्द था, जो देखकर खुशी होती थी। माँ, आप वापस आ गईं। कमला देवी को देखकर युवक पास आया और थोड़े नाराज लहजे में बोला, क्या मैंने आपको नहीं कहा था, बाहर काम करने मत जाओ, मैं पैसे कमाने के लिए काफ़ी हूँ। वह कमला देवी का बेटा अर्जुन मल्होत्रा था। उसने पिछले रात कंपनी में ओवरटाइम किया था और वह अभी कंपनी से लौटा था। परिवार का आर्थिक दबाव थोड़ा ज्यादा था। हाल ही में घर खरीदा था, कर्ज अभी चुकाना था और अपनी बेटी थी, सभी खर्चे थे। लेकिन उसे डर नहीं था, परिवार में सौहार्द था, बहुत खुशी थी, वह बहुत खुश था, उसे थकान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पहले ही अपनी माँ से कह दिया था कि वह पैसे कमाने के लिए काफ़ी है। यहाँ मेहमान हैं, तुम क्या बात कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें मिलवाऊं। कमला देवी ने अपने बेटे को घूरा और फिर परिचय दिया, ये रजत राघवन है, बहुत अच्छा युवक। यह मेरा बेटा अर्जुन मल्होत्रा और यह मेरी बेटी शालिनी मल्होत्रा। हेलो, मेरी माँ ने मुझे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन मल्होत्रा को अपनी माँ से पिछले रात की घटना के बारे में पता चला था और वह थोड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा था। अगर रजत राघवन नहीं होता, अगर कोई उसकी पालक माँ को दूसरों के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करता, तो वह टूट जाता और अपने जीवन में खुद को माफ नहीं कर पाता। इसलिए वह अब रजत राघवन का बहुत आभारी था, दिल से आभारी। शालिनी मल्होत्रा ने भी रजत राघवन की ओर कृतज्ञता भरी नजर डाली। हालांकि वह कमला देवी की बहू थी, वह लंबे समय से कमला देवी को अपनी माँ की तरह मानती थी। आपका स्वागत है, रजत राघवन ने मुस्कुराया। रजत, यह मेरी पोती है, क्या ये प्यारी नहीं है? कमला देवी ने खुशी से कहा, क्योंकि उसने स्ट्रॉलर में लेटी बच्ची को उठा लिया था। क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? रजत राघवन ने मुस्कुराया। बेशक ले सकते हो, अनिका, अपने अंकल को गोद में लेने दे। कमला देवी ने अपनी पोती को रजत राघवन की बाहों में रख दिया। हालांकि केवल कुछ महीने की थी, बच्ची अजनबियों से डरती नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और वह बहुत प्यारी लग रही थी। इस प्यारी बच्ची को देखकर रजत राघवन को अनायास ही सोच में पड़ गया कि सान्या कपूर के पेट में बच्चा लड़का है या लड़की। बेशक लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह रजत राघवन का बच्चा होगा और वह उससे प्यार करेगा। रजत, तुम लोग पहले बात करो, मैं थोड़ी देर खाना बनाती हूँ, कमला देवी ने कहा। माँ, मैं आपकी मदद करती हूँ, शालिनी मल्होत्रा ने मदद के लिए कहा। आंटी, बस जो भी बनाना हो बना लें, रजत राघवन ने कहा। बच्ची का नाम क्या है? रजत राघवन ने बच्ची को गोद में लिए हुए अर्जुन मल्होत्रा से पूछा। अनिका मल्होत्रा। अपनी बेटी को देखते हुए अर्जुन मल्होत्रा की आंखें प्यार से भरी थीं। तुम्हें भी बच्चे पसंद हैं? अर्जुन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा, देखकर कि रजत राघवन बच्ची को गोद में लिए हुए नहीं छोड़ रहा था। बच्चे इतने प्यारे हर कोई पसंद करता है। रजत राघवन ने मुस्कुराया। मैंने अभी ओवरटाइम किया और कंपनी से थोड़ी देर पहले लौटा। मैंने अपनी माँ से बहुत पहले कहा था कि घर पर अनिका की देखभाल के लिए काफ़ी है। वह नहीं सुनती। अगर वह पिछले रात वाकई घुटने टेक देती तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अर्जुन मल्होत्रा ने कहा, उसकी आवाज़ में थोड़ी रुकावट थी। उसकी माँ ने उसे अकेले पाला था, पढ़ाया था और वह उसकी मेहनत को जानता था। पैसे न गंवाने के लिए और दूसरों के सामने घुटने टेकने के लिए। यह नहीं कि उसकी माँ को सम्मान की जरूरत नहीं थी, बल्कि जीवन की कठिनाइयों ने कमला देवी की सारी तीक्ष्णता को चिकना कर दिया था। अब एक महिला कितना कुछ कर सकती है, उसने कितना अनुभव किया है, कितना कुछ पार किया है, उसका स्वभाव और गर्व कितना चिकना हो गया है, वह एक बेटे के रूप में बहुत अच्छी तरह जानता था। मैं समझता हूँ, रजत राघवन ने कहा। रजत भाई, बाद में हम अच्छे से एक पैग लगाएंगे, अर्जुन मल्होत्रा ने कहा। ठीक है। अब रजत राघवन 80% निश्चित था कि कमला देवी अजय मित्तल की बचपन की दोस्त थी और अर्जुन मल्होत्रा अजय मित्तल का जैविक बेटा था। अगर कुछ और नहीं तो अर्जुन मल्होत्रा और अजय मित्तल बहुत हद तक एक जैसे दिखते थे। क्योंकि वह बचपन से कमला देवी के साथ बड़ा हुआ था, उसकी बोलने की शैली अजय मित्तल से अलग थी, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताएं और हाव भाव उसकी रक्त रेखा से विरासत में मिले थे, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं हो सकती थी। खाने से पहले रजत राघवन के अनुरोध पर कमला देवी का परिवार 4 लोगों और रजत राघवन ने एक तस्वीर ली।
तस्वीर में कमला देवी, अर्जुन मल्होत्रा और शालिनी मल्होत्रा खुशी और प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। कुछ महीने की बच्ची इस माहौल से प्रभावित लग रही थी, मासूमियत और प्यार से मुस्कुरा रही थी। ये तस्वीर लेना रजत राघवन का इरादा था। रजत राघवन को इस तरह का सौहार्दपूर्ण परिवार और 3 पीढ़ियों के एक साथ रहने का खुशी भरा माहौल पसंद था। जानबूझकर, यह शायद नियति थी। पिछले रात रजत राघवन ने घर न जाने का फैसला किया। उसने क्लब में आराम किया, कमला देवी की मदद की, कमला देवी के परिवार से परिचित हुआ और संयोग से उस शख्स को ढूंढ लिया जिसे अजय मित्तल सबसे ज्यादा ढूंढना चाहता था। कमला देवी ने एक टेबल भर खाना बनाया, अर्जुन मल्होत्रा ने बहुत ज्यादा पी ली और बार बार रजत राघवन को धन्यवाद देने की बात चिल्लाता रहा, जो एक बेटे की सच्ची अभिव्यक्ति थी। खाने के बाद रजत राघवन चला गया। उसने पीने के बाद एक ड्राइवर को बुलाया। तुरंत बाद रजत राघवन, जो सहचालक की सीट पर बैठा था, ने ली गई ग्रुप फोटो को वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट किया और इसे इस तरह सेट किया कि केवल अजय मित्तल ही इसे देख सके। पिछली बार उसने और अजय मित्तल ने एक दूसरे का संपर्क जानकारी ली थी और वीचैट पर जोड़ा था। रजत राघवन ने यह भी जानबूझकर किया, चूंकि उसने पिछले बार अजय मित्तल को आशा दी थी तो एक अच्छा इंसान इसे अंत तक ले जाएगा। हालांकि वह निश्चित नहीं था कि अजय मित्तल का इस खुशहाल परिवार को ढूंढना सही है या गलत, इसलिए उसने ये तस्वीर भेजी। हालांकि इतने साल बीत चुके हैं, अगर अजय मित्तल तस्वीर में व्यक्ति को भी नहीं पहचान पाता तो शायद अजय मित्तल के लिए इस परिवार को ढूंढना अच्छी बात नहीं होगी। रजत राघवन ने फैसला किया और यह मामला अब खत्म हो गया। अगर अजय मित्तल इसे पहचान लेता है और उसे बेताबी से ढूंढता है तो वह प्रवाह के साथ जाएगा और व्यक्तिगत काम करेगा। परिवार वाकई बहुत खुशहाल है। ऐसे खुशहाल परिवार में अभी भी कुछ कमी है, एक पति, एक पिता, एक ससुर और एक दादा। अजय, अब मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ, रजत राघवन ने बुदबुदाया, फिर आंखें बंद की और आराम करने लगा। ड्राइवर के उसे वापस ले जाने का इंतजार कर रहा था। रजत राघवन की वर्तमान स्वतंत्रता निश्चित रूप से अनगिनत शादीशुदा पुरुषों और यहाँ तक कि उन पुरुषों का सपना है जिनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड हैं। वह रात भर घर नहीं लौटा, लेकिन सान्या कपूर ने यह भी नहीं पूछा कि रजत राघवन कहाँ था। रजत राघवन के घर लौटने के बाद घर में वह अकेला था और सान्या कपूर पहले ही कंपनी में काम पर चली गई थी। मेरी सस्ती पत्नी को मुझ पर वाकई भरोसा है। क्या उसे नहीं पता कि जब एक पुरुष के पास पैसा होता है तो वह बहुत मजे कर सकता है, रजत राघवन ने सोचा। बस इतना है कि सान्या कपूर को जल्दी नहीं थी, लेकिन कोई और जल्दी में था। रजत राघवन के घर लौटने के थोड़ी देर बाद उसका फोन बजा। कॉल देखकर रजत राघवन के होठों पर एक मुस्कान आ गई। अजय मित्तल का फोन था। कॉल कनेक्ट हुआ। हाय भाई, तुम अभी कहाँ हो? अजय मित्तल की उत्सुक आवाज फोन पर आए। घर पर हूँ, क्या हुआ? रजत राघवन को बेशक अजय मित्तल का इरादा पता था, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे नहीं पता। मैंने तुम्हारा वीचैट मोमेंट्स देखा, तुमने वह तस्वीर कहाँ ली? अजय मित्तल बहुत उत्सुक था। ताज विवांता, नवी मुंबई से लौटने के बाद उसने ऋतु सक्सेना, एक धोखेबाज पर हमला शुरू कर दिया था। साथ ही उसने अपने निजी संपर्कों का उपयोग करके जांच शुरू की थी। केवल एक दिन में उसने बहुत सारी ऐसी जानकारी की जांच की थी जो उसे डराने वाली थी। यहाँ तक कि ऋतु सक्सेना ने भी इसे स्वीकार कर लिया। आदित्य ओबरॉय के मामले में वह उसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा, भले ही वह सूरत में मल्होत्रा रियल्टी के प्रकाश ओबरॉय का बेटा हो। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात कमला देवी और उसके बच्चों को ढूंढना था। उसने वाशी सेक्टर 17 में खोजने के लिए अपनी लगभग सभी शक्तियों और संपर्कों का उपयोग किया, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं थी। वह बहुत चिंतित था, बहुत चिंतित। लेकिन आज उसने संयोग से रजत राघवन के वीचैट मोमेंट्स में ये तस्वीर देखी। हालांकि तस्वीर में कमला देवी पहले से कहीं ज्यादा उम्रदराज दिख रही थी, उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया। और उसका बेटा, जो उससे बहुत हद तक मिलता जुलता था। तस्वीर में बच्ची ने अजय मित्तल को और भी खुश कर दिया। क्या वह दादा बन गया था? बिना रजत राघवन को फोन किए पहचान लिया, रजत राघवन ने कहा। मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकता? मैं कमला को किसी भी हाल में पहचान लूंगा, वह युवक और वह बच्ची। अजय मित्तल की आवाज कांप रही थी। तुमने सही अनुमान लगाया, वह तुम्हारा बेटा अर्जुन मल्होत्रा है, वह बच्ची तुम्हारी पोती है, अनिका मल्होत्रा। तुम दादा बन गए हो। रजत राघवन ने मुस्कुराया। मैं दादा बन गया, मैं दादा बन गया, हा हा हा, भगवान मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। फोन पर अजय मित्तल बहुत उत्साहित था। रजत राघवन ने उसे पहले इस मामले की सच्चाई बताई थी, तब वह निराश हो गया था। लेकिन उसे यह खबर मिली थी कि कमला देवी और उसके बीच शायद एक जैविक बेटा हो सकता है, जिसने उसे आशा दी थी। अब आशा अनंत रूप से बढ़ गई थी और उसके पास एक पोती भी थी। यह उसके जीवन में अजय मित्तल के लिए सबसे खुशी की बात थी। भाई, उनका परिवार अब कहाँ है? तुम मुझे बताओ, अगर तुम मुझे बताओ तो तुम जो चाहो मैं दूंगा, अजय मित्तल ने जल्दी से कहा।
अजय भाई, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये संयोग से हुआ कि मैं उनके परिवार से मिला। रजत राघवन ने अजय मित्तल को पिछले रात क्लब में हुई घटना का कारण बताया। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। कमला और उन लोगों ने बहुत कष्ट सहे। अजय मित्तल ने खुद को दोष दिया। उसे और सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी। वह ये भी अनुमान लगा सकता था कि कमला देवी ने इन वर्षों में अपने बेटे को अकेले कैसे पाला, और अब उसकी शादी हो गई और बच्चे भी हैं। वह समझता था कि एक महिला के लिए ये कितना मुश्किल है। वह ये भी कल्पना कर सकता था कि कमला देवी ने इन वर्षों में क्या क्या झेला। उसके साथ विवाद हुआ और वह केवल बड़ी बात को छोटी करने के बारे में सोचती थी और कोई परेशानी नहीं चाहती थी। इसके लिए वह घुटने टेकने को भी तैयार थी। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके किनारों को जीवन ने जबरदस्ती चिकना कर दिया है। अजय भाई, उनका परिवार अब बहुत खुशहाल है। क्या तुम वाकई उन्हें परेशान करना चाहते हो? रजत राघवन ने पूछा। दरअसल रजत राघवन जानता है कि कमला देवी ऐसी महिला नहीं है जो दिखावे और पैसे से प्यार करती हो, वरना अजय मित्तल का जैविक बेटा कब का दरवाजे पर आ चुका होता। अजय मित्तल नवी मुंबई में इतना प्रसिद्ध है और अक्सर टीवी पर आता है, कौन नहीं जानता? क्या कमला देवी नहीं जानती? फिर भी इतने सालों में कमला देवी ने कभी अजय मित्तल को नहीं ढूंढा, जो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि अजय मित्तल अमीर है, लेकिन उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। भाई, मुझे इस ऋतु सक्सेना ने मेरे जीवन का अधिकांश हिस्सा धोखा दिया और अब भी समय और मौका है कि मैं उनके परिवार के लिए कुछ कर सकूं। मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना भी देना पड़े। अजय मित्तल का लहजा दृढ़ था, बहुत दृढ़। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में लोकेशन भेज दूंगा और बाकी तुम्हें क्या करना है ये तुम पर है। रजत राघवन ने कहा। धन्यवाद धन्यवाद भाई, तुम्हारी इस महान कृपा को अजय मित्तल जीवन भर याद रखेगा। अजय मित्तल ने कृतज्ञता से कहा। वैसे मुझे तुमसे एक बात कहनी है। रजत राघवन को अचानक याद आया कि पिछले बार जब निखिल ओबरॉय ने उससे मदद मांगी थी। भाई तुम बोलो, मैं वादा करता हूँ। यह आदित्य ओबरॉय है जो तुम्हारे लिए खेल में है। उसके पिता प्रकाश ओबरॉय और उसके छोटे बेटे निखिल ओबरॉय को इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बार मुख्य जानकारी मुझे निखिल ओबरॉय ने दी थी। वह मेरा भाई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम आदित्य ओबरॉय का जैसा चाहो वैसा करो, कोई समस्या नहीं। बस अपने गुस्से को मल्होत्रा रियल्टी पर मत निकालो, मल्होत्रा रियल्टी अब उसकी है। रजत राघवन ने कहा। रजत राघवन ने अजय मित्तल को ये बातें बताने के बाद निखिल ओबरॉय ने उम्मीद की थी कि रजत राघवन अजय मित्तल को बताएगा। अन्याय हुआ है और कर्ज का मालिक है। अगर वह आदित्य ओबरॉय से बदला लेना चाहता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। वह बस यही उम्मीद करता है कि वह और उसकी संपत्ति इसमें शामिल न हो। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा भाई। अजय मित्तल ने गंभीरता से कहा। बस इतना ही, पहले फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन कट गया। बाकी को अजय मित्तल को खुद करना था, बस रजत राघवन की राय में। कमला देवी की माफ़ी मांगना और अर्जुन मल्होत्रा को उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार करना अजय मित्तल के लिए बिना ईमानदारी दिखाए और बहुत समय बिताया संभव है। रजत राघवन और अजय मित्तल के फ़ोन कटने के थोड़ी देर बाद रजत राघवन का फ़ोन फिर बजा। इस बार फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि निखिल ओबरॉय था। कॉल कनेक्ट हुआ। हाय निखिल, फ़ोन क्यों किया? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ग्रुप का काम नहीं सौंपा? रजत राघवन ने कहा। अब मल्होत्रा रियल्टी ग्रुप निखिल ओबरॉय का है और रजत राघवन ये जानता है। कहना मत, मैं अपने भाई को लगभग थकाकर मार डालता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद तुम मुझे भविष्य में नहीं देख पाओगे, निखिल ओबरॉय ने कहा। ठीक है, मोटे सस्ते बनने की कोशिश मत करो। रजत राघवन ने हंसते हुए डांटा। मैंने अजय मित्तल को बताया था जो तुमने मुझे पिछले बार कहने को कहा था। उसने कहा कि वह जानता है कि क्या करना है। तुम कोई गड़बड़ कर रहे हो। जल्दी बोलो। हाय, मैं बस तुम्हें याद कर रहा था और मेरे भाई के लिए जो तोहफा मैंने दिया था वह जल्द ही पहुंचने वाला है, इसे साइन करना याद रखना। तोहफा? क्या तोहफा? जब ये पहुंचेगा तब तुम्हें पता चलेगा। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। पहले फ़ोन रखता हूँ, मुझे और काम है। अब मुझे वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है। जब समय होगा तब बात करेंगे, निखिल ओबरॉय ने रहस्यमयी ढंग से कहा और फिर फ़ोन कट कर दिया। तोहफा? इस मोटे ने उसे तोहफा भी भेजा। रजत राघवन फ़ोन कट होने पर थोड़ा हैरान था, लेकिन यह उचित था। निखिल ओबरॉय के साथ इतने समय तक संपर्क में रहने के बाद रजत राघवन उसका चरित्र और व्यक्तित्व भी समझता था। वह उदार था और अधिक भावनात्मक और वफादार था, वरना रजत राघवन ने उसकी इतनी मदद नहीं की होती। बस उसने यह नहीं सोचा था कि यह निखिल ओबरॉय अचानक उसके लिए रहस्यमयी खेल खेल रहा है और उसे लेने के लिए एक बड़ा तोहफा दे रहा है। यह क्या हो सकता है? रजत राघवन को थोड़ा जिज्ञासा हुई। शाम 5 बजे के बाद रजत राघवन का फ़ोन बजा और यह एक अनजान कॉल था। कॉल कनेक्ट हुआ। हेलो, क्या ये रजत राघवन मिस्टर रजत है? फ़ोन पर एक युवा महिला की आवाज़ सुनाई दी।
हाँ, मैं ही हूँ। जी हाँ, हम अब नवी मुंबई पहुँच चुके हैं। कृपया हमें एक सटीक पता दें और हम गाड़ी आपको डिलीवर कर देंगे। कृपया इसे स्वीकार करें। ये सुनकर रजत राघवन समझ गया। हाँ, निखिल ओबरॉय ने उसे सीधे एक गाड़ी भेज दी। रजत राघवन ने अपना वर्तमान पता बताया और दूसरी ओर से जवाब आया कि इसे पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे। फोन कट गया। रजत राघवन ने असहाय भाव से सिर हिलाया। निखिल ओबरॉय ने उसे एक गाड़ी दी थी जो निश्चित रूप से एक स्पोर्ट्स कार होगी। ये किस तरह की स्पोर्ट्स कार थी, रजत राघवन को नहीं पता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दूसरों के इरादों को स्वीकार करता था। हालांकि जब रजत राघवन ने गाड़ी देखी तो वह अभी भी बहुत हैरान था। समुदाय के गेट पर उस समय बहुत सारे लोग रुककर देख रहे थे। रजत राघवन जिस समुदाय में रहता था, सी ब्रिज रेजिडेंसी, एक हाई एंड समुदाय था और समुदाय में कई अमीर लोग थे। आमतौर पर BMW और मर्सिडीज बेंज भी सामान्य थे। यहाँ तक कि कभी कभार पोर्श 911, लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार या कुछ और भी असामान्य नहीं था। लेकिन अब समुदाय के गेट पर खड़ी स्पोर्ट्स कार ने वाकई कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। जब रजत राघवन गाड़ी लेने के लिए समुदाय के गेट पर गया तो उसने नहीं सोचा था कि निखिल ओबरॉय ने उसे एक बुगाटी वेरॉन भेज दी थी, या फिर बुगाटी वेरॉन ब्लैक बेस लीजेंडरी लिमिटेड एडिशन। ये बुगाटी का 5वां लीजेंडरी लिमिटेड एडिशन मॉडल था और दुनिया में केवल 3 बिक्री के लिए थे। ये क्लासिक बुगाटी टाइप 18 मॉडल की स्मृति में था। हालांकि यह बुगाटी वेरॉन एटोर बुगाटी का अंतिम लीजेंडरी लिमिटेड एडिशन नहीं था। ये निखिल ओबरॉय की उदारता और कृतज्ञता की भव्यता को दिखाने के लिए काफ़ी था। बाहरी हिस्सा काला रंग मुख्य रंग है जिसे सोने की रेखा चित्रकारी के साथ जोड़ा गया है, जबकि सामने का एयर इनटेक ग्रिल फ्रेम और पीछे का ईबी लोगो सोने की सामग्री से बना है। इंटीरियर के मामले में नई गाड़ी का इंटीरियर भूरे और सफ़ेद रंग के साथ मेल खाता है। गियर लीवर और सेंटर कंसोल को महोगनी से सजाया गया है और दोनों तरफ के दरवाजों के पैनल पर चमड़े की सजावट में क्लासिक टाइप 18 ब्लैक बेस मॉडल, साथ ही मिस्टर रोलैंड गारोस द्वारा उड़ाए गए विमान मोराने सोलिनियर टाइप एच का पैटर्न चित्रित है। बुगाटी टाइप 18 ब्लैक बेस मॉडल कॉकपिट के पीछे स्टोरेज कंपार्टमेंट के ढक्कन पर चित्रित है और इसमें सोने का ईबी लोगो जड़ा हुआ है। यह 8.0 लीटर W16 इंजन द्वारा संचालित है, जिसमें अधिकतम 1200 हॉर्स पावर और 1500 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क है। ये 7 स्पीड ड्यूल क्लच गियरबॉक्स के साथ मेल खाता है जो 100 किलोमीटर तक केवल 2.6 सेकंड में तेजी लाता है और इसकी टॉप स्पीड 408.84 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है। मिस्टर रजत, ये वह गाड़ी है जो हमने आपको भेजी है। कृपया इसे जांच लें। अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया इसके लिए साइन करें। एक युवा महिला रजत राघवन के पास आए और बोली कि वह निखिल ओबरॉय की ओर से थी और इस बार उसने विशेष रूप से इस 20 मिलियन रुपये से अधिक की बुगाटी स्पोर्ट्स कार को ट्रांसपोर्ट करने के लिए साथ दिया था। ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद। रजत राघवन ने मुस्कुराकर साइन किया। वैसे मिस्टर रजत, एक और चीज़ है जिसे मिस्टर निखिल ने विशेष रूप से मुझे आपको सौंपने के लिए कहा था। ये कहकर उसने गाड़ी से एक बहुत खूबसूरती से पैक किया हुआ गिफ्ट बॉक्स निकाला। रजत राघवन ने इसे लिया और खोला और इसके अंदर एक घड़ी थी। घड़ी पर हीरे इतने चमकदार थे कि लोगों की आंखें चौंधिया जाएं। रोलेक्स ग्रीनविच जिप्सोफिला घड़ी कलाइबेन से लेकर घड़ी के अंदर तक हीरों से जड़ी हुई थी, जिसे विलासिता कहा जा सकता है। घरेलू कीमत लगभग 5 मिलियन थी। निखिल ओबरॉय ने इससे ज़्यादा भेजा था क्योंकि रजत राघवन ने पाया कि बॉक्स में एक बैंक कार्ड भी था। मिस्टर निखिल का क्या मतलब है? क्या वह मुझे रखेल बनाने की योजना बना रहे हैं? रजत राघवन ने मजाकिया लहजे में कहा। मिस्टर रजत, मिस्टर निखिल ने विशेष रूप से कहा था। यह उनका धन्यवाद है। आपको इसे जरूर स्वीकार करना चाहिए। कार्ड का पासवर्ड 60 है। यह मिस्टर निखिल की इच्छा है। महिला ने बोलने के बाद अचानक शर्मा गई और रजत राघवन को देखते हुए बोली, निखिल ने मुझे आपके लिए एक पत्र भी देने को कहा था। ये कहकर उसने रजत राघवन को एक लिफाफा सौंपा। रजत राघवन ने इसे सीधे खोला और देखा। शब्द वाकई बहुत भद्दे थे, लेकिन शब्द निखिल ओबरॉय की शैली में लिखे गए थे। भाई, और कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें कुछ देना चाहता था। अगर मैं तुम्हारा भाई हूं तो इसे स्वीकार कर लो। इसके अलावा अगर तुम उस सुंदरता में रुचि रखते हो तो उसे भी स्वीकार कर सकते हो। मैंने पहले ही समझा दिया है। ये पहली बार है जब मैंने किसी पुरुष को पत्र लिखा है, तुम्हें सस्ते में मिल गया। पत्र पढ़ने के बाद रजत राघवन ने सामने खड़ी महिला को फिर से असहाय भाव से देखा। केवल निखिल ओबरॉय ही इस तरह की चीज़ कर सकता है, गाड़ियाँ, घड़ियाँ, पैसे भेजना और ख़ास तौर पर महिलाएं। वह रजत राघवन को क्या समझता है? क्या रजत राघवन लालची और कामुक व्यक्ति है? हालांकि ये याद करते हुए कि इस मोटे ने इतनी आसानी से अरबों की संपत्ति विरासत में ली थी, रजत राघवन ने सोचा कि यह तोहफा स्वीकार करना होगा, महिला को नहीं। ये बहुत अच्छा लगता है। वापस जाकर मिस्टर निखिल को बता देना कि मैंने तोहफा स्वीकार कर लिया है और उनका धन्यवाद।
रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गई मिस्टर रजत, मैं इसे बता दूंगी। ये सुनकर महिला का चेहरा थोड़ा निराश हुआ और उसे पता था कि निखिल ओबरॉय ने उसे रजत राघवन को तोहफे के रूप में दिया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि रजत राघवन और निखिल ओबरॉय का रिश्ता क्या है, लेकिन इतने शानदार तोहफों के साथ रिश्ता उथला तो नहीं हो सकता। खास तौर पर जब उसने देखा कि रजत राघवन इतना युवा और इतना आकर्षक है, वह प्रभावित हुई थी और वह रजत राघवन को तोहफे के रूप में देने को तैयार थी। बस अब रजत राघवन ने जो कहा वह स्पष्ट था और अगर उसने चीजें स्वीकार कर लीं तो यह उसका मामला नहीं था। सब कुछ रजत राघवन को सौंपने के बाद महिला लोगों को लेकर वापस चली गई। बस इतना है कि रजत राघवन और यह बुगाटी वेरॉन 8 और बुगाटी अब निस्संदेह सबसे सुंदर लड़के थे। हमेशा जानवरों की तरह देखे जाने से बचने के लिए रजत राघवन गाड़ी में बैठा और सीधे चला गया। बूम बूम, यह एक जानवर की तरह गर्जना करता था। बुगाटी वेरॉन, ये पुरुषों के लिए पूरी तरह से अप्रतिरोध्य जहर है। सभी लोगों की ईर्ष्यालु नज़रों के बीच रजत राघवन गाड़ी लेकर चला गया। वास्तव में स्पोर्ट्स कार चलाने में विशेष रूप से आरामदायक अनुभव नहीं होता, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर स्पोर्ट्स कार नहीं चलाते। इसकी निचली चेसिस के कारण व्यक्ति इसमें बैठते समय पूरी तरह से घिरा हुआ महसूस करता है। बस हॉर्स पावर के मामले में ये वाकई लोगों को असीम उत्साह दे सकती है। स्पोर्ट्स कार चलाने का एक नुकसान है, खासकर एक शीर्ष श्रेणी की स्पोर्ट्स कार का, वह ये कि इससे किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कोपायलट सीट पर कोई लड़की हो तो वह हमेशा कहती है कि गर्मी है और फिर अपने कपड़े उतार देती है। रजत राघवन अभी इस बुगाटी वेरॉन को स्वर्ग एंटरटेनमेंट कंपनी की ओर ले जा रहे हैं। 20 मिलियन से अधिक की बुगाटी वेरॉन, विशेष रूप से ये लीजेंडरी लिमिटेड एडिशन, नवी मुंबई में दुर्लभ है। रास्ते में इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। हालांकि रजत राघवन को नहीं पता कि निखिल ओबरॉय ने इस लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन को कैसे हासिल किया, फिर भी वह उनका आभार मानते हैं। उन्होंने कार, घड़ी, पैसे और औरतें भेजी, लेकिन रजत को औरतें नहीं चाहिए थीं। रजत राघवन ने कार को सिद्धि विनायक टावर्स के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पार्क करने के बाद कंपनी में प्रवेश किया। कंपनी में दीपक सेनगुप्ता और प्रीति जैन दो कंपनियों के मुख्य कर्मचारी हैं। कंपनी के कलाकारों की बात करें तो वे सभी कंपनी द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थित स्थानों पर गायन और नृत्य जैसी कला सीखते हैं। रजत राघवन की कंपनी के कलाकारों के लिए मांग है कि वे उच्च गुणवत्ता के रास्ते पर चलें। केवल जब उनकी क्षमता आलोचना का सामना कर सके तब कंपनी संसाधनों का उपयोग करके उनका जोरदार विकास करेगी। अल्पकालिक ट्रैफिक सितारों और सजावटी वस्तुओं के लिए रजत राघवन इन कचरे को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की योजना नहीं बनाते। श्री रजत, आपका आना बहुत अच्छा हुआ। मैंने आपके द्वारा बताई गई सभी चीजें पूरी कर दी हैं। रजत राघवन के आगमन को देखकर प्रीति जैन ने कहा, इसके बारे में बताओ। रजत राघवन ने कहा, मिसिशिता रॉय के कॉन्सर्ट स्थल के लिए पास में वानखेड़े स्टेडियम है जिसमें 40,000 सीटें हैं। अगर अंदर की जगह जोड़ी जाए तो ये लगभग 50,000 लोगों को समायोजित कर सकता है। किराए की कीमत लगभग 5 लाख रुपये है। ये केवल साधारण स्थल लागत है जिसमें स्थल की लाइटिंग व्यवस्था और नर्तक शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग 30 लाख रुपये खर्च होंगे। प्रीति जैन ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ लिया है और अनुमानित लागत की गणना कर ली है। सुनने के बाद रजत राघवन ने सिर हिलाया और पूछा, दीपक तुम कहाँ हो? श्री रजत, मैंने भी संपर्क किया है। अगर कुछ सेल्फ मीडिया और विज्ञापन ढूंढे जाएं और केवल नवी मुंबई में प्रचार किया जाए तो 8 लाख रुपये की प्रचार लागत पर्याप्त है। दीपक सेनगुप्ता ने कहा, क्योंकि वे केवल नवी मुंबई के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एक मुफ्त कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा, इसलिए ज़्यादा खर्च नहीं होगा। इशिता कहाँ है? रजत राघवन ने पूछा। मिस इशिता रॉय कराओ के रूम में हैं। वह आज सुबह जल्दी गायन का अभ्यास करने आई थीं। प्रीति जैन ने कहा, उसे बुलाओ। रजत राघवन ने कहा, ठीक है। जल्द ही इशिता रॉय कराओ के रूम से आए। इशिता, तुम्हारा गाना अभ्यास कैसा चल रहा है? रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे अपने गाने ठीक हैं और जो गाना आपने मुझे दिया था वह भी लगभग तैयार है। इशिता रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारा पहला कॉन्सर्ट कल रात को निर्धारित है, कोई समस्या है? रजत राघवन ने पूछा, कोई समस्या नहीं, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। इशिता रॉय बहुत आत्मविश्वास से भरी थीं। आत्मविश्वास उनकी अपनी ताकत से आता है। इस तरह, प्रीति, मैं तुम्हें 40 लाख का बजट देता हूँ और तुम सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों और लाइटिंग की व्यवस्था करो। दीपक, मैं तुम्हें 10 लाख का बजट देता हूँ और अभी से शुरू करो। स्थल को मेरे लिए तैयार करो और जनता में प्रचार करो। मैं चाहता हूँ कि कल रात 8 बजे वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य मुफ्त कॉन्सर्ट हो। रजत राघवन ने निर्णय लिया, यह एक कॉन्सर्ट टूर नहीं है और न ही यह पैसे कमाने वाला कॉन्सर्ट है। ये केवल इशिता रॉय की आधिकारिक शुरुआत को दर्शाने वाला एक कॉन्सर्ट है। यह इशिता रॉय का पहली बार जनता के सामने मुफ्त कॉन्सर्ट के रूप में सामने आने का अवसर है।
समय थोड़ा तंग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस नवी मुंबई के लोगों को ये बताना है कि एक मुफ्त कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा और केवल नवी मुंबई के लोग इसे देखने आ सकते हैं। हालांकि कीमत थोड़ी अधिक है और 50 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। रजत राघवन को यकीन है और उन्हें इशिता पर भरोसा है। वैसे श्री रजत, बिल्डिंग किराए पर देने वाले ने फिर से याद दिलाया और पूछा कि क्या हम किराया नवीकरण करना चाहते हैं। इस समय दीपक सेनगुप्ता ने कहा, क्योंकि कंपनी द्वारा किराए पर लिया गया फ्लोर जल्द ही समाप्त होने वाला है। अगर नवीकरण करना है तो बिल्डिंग प्रबंधन व्यक्ति के साथ पहले से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। अगर नवीकरण नहीं करना चाहते तो पहले से बता देना होगा। रुको, रजत राघवन ने निखिल ओबरॉय द्वारा दी गई बैंक कार्ड निकाली और प्रीति जैन को दी। प्रीति, देखो इसमें कितने पैसे हैं। पासवर्ड 60 है। ठीक है। बैंक कार्ड लेने के बाद प्रीति जैन इसे चेक करने गई और जल्द ही वापस लौटी। श्री रजत, कार्ड में 1 अरब रुपये हैं। प्रीति जैन थोड़ी स्तब्ध थी। जब उसने कार्ड का बैलेंस चेक किया तो वह डर गई थी। इसमें 1 अरब रुपये थे। उसने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। 1 अरब, निखिल वाकई उदार है। रजत राघवन मुस्कुराए। बुगाटी भेजना पहले ही उन्हें आश्चर्यचकित कर चुका था और अब 1 अरब रुपये। दीपक सेनगुप्ता भी एक पल के लिए स्तब्ध था। यह 1 अरब रुपये थे। अगर उनके पास इतना धन होता तो उन्होंने कंपनी नहीं बेची होती। हालांकि बॉस के पास धन है और कंपनी को उम्मीद है। दीपक, प्रीति, मैं तुम दोनों को 2 और काम देता हूँ। इस बिल्डिंग का किराया नवीकरण नहीं करेंगे। एक बिल्डिंग खरीदो। जब तक स्थान बहुत दूर न हो वह चलेगा, लेकिन जल्दी करना होगा और कंपनी को जल्द से जल्द वहां स्थानांतरित करना होगा। रजत राघवन ने कहा, कंपनी मुख्यालय का फ्लो किराए पर लेना कोई समस्या नहीं है। कंपनी मुख्यालय के लिए एक बिल्डिंग बनाने में बहुत देर हो चुकी है। सबसे सुविधाजनक तरीका है कि एक बिल्डिंग को सीधे कंपनी मुख्यालय के रूप में खरीद लिया जाए। जब बात काम करने की आती है, रजत राघवन कभी कंजूसी नहीं करते और पैसा सही जगह पर खर्च करना चाहिए। ये सही है। श्री रजत, क्या आप वाकई एक बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं? दीपक सेनगुप्ता ने फिर से पूछा। कंपनी ने अभी तक मुनाफा नहीं कमाया है। रजत राघवन का खर्च एक से बढ़कर एक है। क्या उन्हें डर नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा और धन की भारी कमी हो जाएगी? बिल्कुल खरीदना है। अपनी बिल्डिंग होगी तो व्यवस्था करना आसान होगा। रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री रजत, क्या कोई कीमत की आवश्यकता है? प्रीति जैन ने पूछा। 1 अरब से ज़्यादा नहीं, बाकी सब उपयुक्त हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि जल्द से जल्द उसमें स्थानांतरित हो सकें। रजत राघवन ने कहा, मैं समझ गई। इशिता, तुम्हारा काम अब पूरी तैयारी करना है। कोई मनोवैज्ञानिक बोझ न लो, बस सबके लिए एक गाना गाओ और मजे करो। रजत राघवन मुस्कुराए। श्री रजत, चिंता न करें, मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहूंगी। इशिता रॉय ने दृढ़ता से कहा। रजत राघवन ने उच्चतम स्तर के निर्देश देने के बाद दीपक सेनगुप्ता, प्रीति जैन और इशिता रॉय फिर से व्यस्त हो गए। हर कोई अपने अपने काम में जुट गया। नवी मुंबई का कपूर परिवार। 10 साल पहले नवी मुंबई का कपूर परिवार नवी मुंबई में एक प्रथम श्रेणी का परिवार माना जाता था। लेकिन कपूर परिवार के बुजुर्ग के निधन के बाद कपूर परिवार दिन ब दिन कमजोर होता गया। कपूर परिवार के बड़े छोटे मामलों को कपूर परिवार की वृद्धा ने संभाल लिया। हालांकि अब ये स्थिर हो गया है। हालांकि कपूर परिवार की ताकत पहले जैसी नहीं रही और यह केवल दूसरी श्रेणी के परिवारों में सबसे निचले स्थान पर रह सकता है। कोई उपाय नहीं। कपूर परिवार की वृद्धा के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा गिरीश शर्मा का व्यक्तित्व कमजोर है और उसकी केवल 2 बेटियां हैं, सान्या कपूर और मायरा कपूर। हालांकि दूसरा बेटा संजय कपूर का व्यक्तित्व बड़े बेटे गिरीश शर्मा से कहीं बेहतर है, लेकिन उसकी क्षमता पर्याप्त नहीं है। हालांकि उसने एक बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया है। कपूर परिवार की वृद्धा की नज़र में समीर कपूर की प्रतिभा केवल चालाक है। कपूर परिवार की वृद्धा हमेशा परिवार के बड़े छोटे मामलों को नियंत्रित करती रही हैं और परिवार के मामलों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकती। कपूर परिवार की वृद्धा परिवार की स्थिति को मुश्किल से बनाए रख सकती हैं। अगर वह अपने जीवन काल में कपूर परिवार के लिए रास्ता नहीं बना पाई तो शायद कपूर परिवार तीसरी श्रेणी का बन जाएगा या नवी मुंबई से पूरी तरह से हट जाएगा। सान्या कपूर पूरे कपूर परिवार में एकमात्र व्यक्ति है जिसे कपूर परिवार की वृद्धा सक्षम मानती हैं। अफसोस, वह एक महिला है। कपूर परिवार को भविष्य में निश्चित रूप से कपूर परिवार के लोगों को सौंपा जाएगा। ये सान्या कपूर को नहीं सौंपा जा सकता। चाहे सान्या कपूर का विवाह साथी कोई भी हो, वह कपूर परिवार से नहीं है। इसलिए कपूर परिवार की वृद्धा विवाह के माध्यम से कपूर परिवार के बाहरी रिश्तों को स्थिर करना चाहती थीं। चौहान कबीला नवी मुंबई में एक प्रथम श्रेणी का परिवार है। चौहान परिवार के मुखिया के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा रोहन माहेश्वरी और दूसरा बेटा विक्रम माहेश्वरी। कपूर परिवार की वृद्धा के लिए सौभाग्य की बात थी कि चौहान परिवार के बड़े युवा मास्टर रोहन माहेश्वरी को सान्या कपूर से प्यार हो गया, इसलिए चौहान परिवार के मुखिया ने अपने बेटे के लिए विवाह प्रस्ताव लाया।
कपूर परिवार की वृद्धा स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थीं। चौहान परिवार से विवाह करने से कपूर परिवार को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। यहाँ तक कि दोनों परिवारों ने सगाई का अनुबंध कर लिया। कपूर परिवार की वृद्धा ने कभी सान्या कपूर की व्यक्तिगत राय नहीं पूछी। उनके विचार में कपूर परिवार के सदस्य के रूप में जो कुछ भी आप करते हैं उसे कपूर परिवार के लिए विचार करना होगा। इस समय कपूर परिवार के लिविंग रूम में ये कहा जा सकता है कि कपूर परिवार में बहस चल रही थी। समीर कपूर के लिए कुछ चीज़ें छिपाई नहीं जा सकती थीं। उदाहरण के लिए भारत ग्लोबल ट्रेडर्स के साथ सहयोग में समीर कपूर ने आत्मविश्वास से वृद्धा के सामने गारंटी दी थी कि उसने इसे हासिल कर लिया है। परिणामस्वरूप बाद में एक दुर्घटना हुई और सान्या कपूर ने गुलमाओं के साथ ऑर्डर जीत लिया। तुरंत बाद महेश भट्ट द्वारा अपनी बेटी अनन्या भट्ट के लिए आयोजित स्वागत भोज में समीर कपूर का प्रदर्शन फिर से खराब रहा और अप्रत्यक्ष रूप से कपूर परिवार ने कई लोगों को नाराज कर दिया। बाद वाली बात, पिछले भोज से लौटने के बाद वृद्धा को पता चला और अगले दिन उसने समीर कपूर को जमकर डांटा। पहली बात के लिए समीर कपूर अब तक इसे छिपा रहा था, लेकिन अब इसे छिपाना स्वाभाविक रूप से असंभव था और वृद्धा को भी पता चल गया। जब वृद्धा समीर कपूर से सवाल जवाब करने और उसे कठोर दंड देने वाली थी, तब समीर कपूर ने वृद्धा का गुस्सा हटाने के लिए सान्या कपूर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। क्या तुमने जो कुछ कहा वह सच है? वृद्धा ने ठंडे स्वर में पूछा। उनका ठंडा चेहरा गुस्से से भरा नहीं था। दादी, बिल्कुल सच है। सान्या कपूर ने चुपके से बाहर अन्य पुरुषों को ढूंढा है। आप कहें, अगर चौहान परिवार को इसके बारे में पता चला तो हमारा कपूर परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। समीर कपूर ने जल्दी से कहा। माँ, वह बकवास कह रहा है, ये पूरी तरह से बदनामी है। सान्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। सान्या कपूर की माँ सरिता शर्मा ने तुरंत सान्या का बचाव किया। भाभी, यह कोई छोटी बात नहीं है। ये लड़की सान्या कपूर वाकई बहुत साहसी है। चौहान परिवार को पता चला तो अगर वे दोषी ठहराते हैं तो हमारा कपूर परिवार जिम्मेदारी नहीं ले सकता। संजय कपूर की पत्नी पूजा देसाई ने अजीब ढंग से कहा। आपको पता है, जब उसे पता चला कि सान्या कपूर को चौहान परिवार के रोहन माहेश्वरी ने पसंद किया था, जब दोनों परिवारों ने सगाई का अनुबंध किया तो वह बहुत ईर्ष्या कर रही थी। उसकी भी बेटियां हैं या दो। ऐसी अच्छी बात को सान्या कपूर ने क्यों हथिया लिया? सान्या को ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। सान्या कपूर के पिता गिरीश शर्मा ने धीरे से कहा। भाई, आपने चाहिए शब्द का उपयोग किया। क्या इसका मतलब यह नहीं कि आप गारंटी नहीं दे सकते कि सान्या ऐसी कोई बात नहीं करेगी? ये लड़की बचपन से ही डरपोक रही है और वह शायद ही कभी परिवार में लौटती है। ऐसी बात करना मेरे लिए बहुत सामान्य लगता है। संजय कपूर ने गंभीरता से कहा। हाँ भाई, क्या आप इस बेटी को नियंत्रित नहीं कर सकते? पूजा देसाई ने मजाक उड़ाया। गिरीश शर्मा का व्यक्तित्व कमजोर है और इतने सारे लोगों के सामने संजय कपूर और पूजा देसाई द्वारा इस तरह ताना मारा गया कि वह अभी भी विनम्र रहा और खंडन करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गिरीश शर्मा की पत्नी सान्या कपूर की मां सरिता शर्मा अब और सुन नहीं सकी। स्पष्ट रूप से यह समीर कपूर था जिसने भारत ग्लोबल ट्रेडर्स के साथ अनुबंध जीतने की काबिलियत नहीं दिखाई और उसने भोज में इतने सारे लोगों को हमारे कपूर परिवार से नाराज कर दिया। अब सब कुछ हम पर क्यों डाल रहे हैं और मेरी बेटी पर गंदा पानी उछाल रहे हैं? सरिता शर्मा ने गुस्से में कहा। हाँ भाभी, समीर ने गलती की, लेकिन आपकी बेटी ने जो किया उसकी तुलना में ये कहीं कम गंभीर है। तो आपको अपने बेटे को भी अच्छे से पढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास वह हीरा नहीं है तो चीनी मिट्टी का काम न लें। बस मेरे लिए चुप हो जाओ। कपूर परिवार की वृद्धा अब और सुन नहीं सकी और गुस्सा हो गई और लिविंग रूम शांत हो गया। समीर कपूर। हाँ दादी, आप कहें। तुमने कहा कि सान्या कपूर ने बाहर अन्य पुरुष ढूंढे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दादी, ऐसी शर्मनाक बात के लिए मैं कैसे लोगों से सबूत इकट्ठा करने को कह सकता हूँ? अगर चौहान परिवार को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। समीर कपूर ने बहाना बनाया। वह हमेशा सबूत इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। गिरीश शर्मा। वृद्धा ने फिर कहा। माँ, बताइए। गिरीश शर्मा अपनी माँ से इतना डरता था कि अब वह सांस भी नहीं लेने दे रहा था। अब सान्या कपूर को फ़ोन करो और उसे वापस बुलाओ। अगर यह सच है या झूठ तो उसे व्यक्तिगत रूप से पूछना होगा। कपूर परिवार की वृद्धा ने कहा। ठीक है माँ। गिरीश शर्मा ने जल्दी से सहमति दी। फिर सबके सामने उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और सान्या कपूर का नंबर डायल किया। कंपनी में सान्या कपूर ने देखा कि यह उनके पिता का फ़ोन था तो उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं और फ़ोन काट दिया। माँ, सान्या ने फ़ोन काट दिया। गिरीश शर्मा ने शर्मिंदगी से कहा। सचमुच, अपने पिता का फ़ोन भी नहीं उठाया। वाकई एक अच्छी बेटी सिखाई है। ये दृश्य देखकर पूजा देसाई ने अजीब ढंग से कहा। तुम यहाँ बकवास करती रहो, विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। सरिता शर्मा ने गुस्से में कहा। और शोर मचाओ तो मेरे लिए बाहर निकल जाओ। कपूर परिवार की वृद्धा ने गुस्से में कहा।
फिर से फ़ोन करो जब तक वह उठाए नहीं। हाँ माँ। गिरीश शर्मा ने फिर से फ़ोन किया। तीसरी बार में सान्या कपूर ने फ़ोन उठाया। क्या बात है सान्या, तुम अभी कहाँ हो? गिरीश शर्मा ने पूछा। मैं कंपनी में हूँ, क्या बात है? अब कपूर हाउस वापस आ जाओ, तुम्हारी दादी को तुमसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना है। मैं नहीं जा रही, आज्ञाकारी बनो, जल्दी वापस आ जाओ, अपने पिता की विनती है। सरिता शर्मा वाकई गिरीश शर्मा की कायरता को देख नहीं सकी, इसलिए उन्होंने फ़ोन छीन लिया और कहा, सान्या अभी वापस आ जाओ, अगर तुम आज वापस नहीं आई और चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया तो इस कपूर परिवार में शायद तुम्हारे और तुम्हारे पिता के लिए थोड़ी भी जगह नहीं होगी। लंबे समय बाद सान्या कपूर ने बस जोर से कहा, मैं समझ गई, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। यहाँ फ़ोन काटने वाली सान्या कपूर ने भौहें सिकोड़ लीं। वह अपने दिल में जानती थी कि परिवार में किसी ने फिर से नया बखेड़ा खड़ा किया होगा और किसी ने वृद्धा के सामने उसकी बुराई की होगी। लेकिन फिर उसने अपनी माँ द्वारा भेजा गया वीचैट संदेश देखा, जिससे सान्या कपूर का चेहरा बदल गया। संदेश के अनुसार समीर कपूर ने कहा कि उसने बाहर अन्य पुरुष ढूंढे हैं और उसकी माँ ने पूछा कि क्या ये सच है। हालांकि सान्या कपूर का चेहरा संदेश देखकर भारी हो गया, लेकिन कुछ चीज़ों का विश्लेषण किया जा सकता था। हो सकता है कि समीर कपूर ने कुछ सुना हो, लेकिन वह अभी तक निश्चित नहीं है। ठीक कहें तो उसे कोई सबूत नहीं मिला है। सान्या कपूर के बॉयफ्रेंड होने की बात कुछ ही लोगों को पता है। वे सभी बड़े लोग हैं। समीर कपूर इन लोगों के सर्कल में प्रवेश नहीं कर सकता। चूंकि समीर कपूर के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसने वृद्धा के सामने यह बात कही, तो स्पष्ट था कि समीर कपूर ने फिर से मुसीबत खड़ी की थी और वृद्धा का गुस्सा हटाने के लिए उसे निशाना बनाना चाहता था। समीर कपूर इतने सालों से ऐसा करता आ रहा है, वृद्धा की पक्षपातपूर्णता पर भरोसा करते हुए। हर बार जब वह गलती करता, वह सान्या कपूर को ढाल के रूप में बाहर खींचने की कोशिश करता। चूंकि कोई सबूत नहीं था, सान्या कपूर को किसी बात की चिंता नहीं थी। बेशक वह जानबूझकर अपने और रजत राघवन के रिश्ते को छिपाना नहीं चाहती थी, बस उनकी राय में आधिकारिक घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी वर्तमान कंपनी तेजी से विकास के दौर में है और यह उनके लिए पर्याप्त पूंजी के साथ बोलने का अवसर है। साथ ही उनके पेट में बच्चा भी महत्वपूर्ण है। जब तक उनके पास अपने पेट में बच्चे और रजत राघवन की रक्षा करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है, तब तक उन्हें थोड़ा सहना होगा। इसके अलावा चौहान परिवार का रोहन माहेश्वरी नवी मुंबई में नहीं है और वह कुछ समय तक वापस नहीं आएगा। ये समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वह अब पूरी तरह से अपने और रजत राघवन के रिश्ते की घोषणा कर देती है, तो रजत राघवन भी बहुत प्रभावित होगा। कपूर परिवार और चौहान परिवार दोनों रजत राघवन के साथ परेशानी ढूंढेंगे। पता नहीं कब से सान्या कपूर के दिल में रजत राघवन का भी एक निश्चित स्थान बन गया है। पहले वह अपने रिश्ते को जल्दी उजागर नहीं करना चाहती थी, सिर्फ अपने पेट में बच्चे की रक्षा के लिए, लेकिन अब इसमें रजत राघवन भी शामिल है। अब सान्या कपूर के लिए वह केवल एक कदम आगे बढ़ सकती है। कपूर परिवार उसके साथ क्या करेगा, उसे इसकी परवाह नहीं है। अगर उसके माता पिता अभी भी कपूर हाउस में नहीं होते, तो वह कभी भी इस परिवार में वापस नहीं जाती, जो उसे घृणा करता है, दिन भर साजिश रचने वाले रिश्तेदारों का समूह। हालांकि उनके माता पिता ने कभी भी माता पिता की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, लेकिन खून का रिश्ता कभी भी ऐसा नहीं है जिसे कोई चाहे तो आसानी से छोड़ दे। कपूर हाउस यहाँ फ़ोन काटने और सान्या कपूर के वापस आने की पुष्टि के बाद ये फिर से जीवंत हो गया। मैं कहता हूँ भाभी, आप अपनी बेटी को घर बुलाने का तरीका वाकई खास है। यह क्या मतलब है कि कपूर परिवार में आपके लिए भविष्य में कोई जगह नहीं होगी? कौन आपको निकालने की हिम्मत करेगा? पूजा देसाई ने फिर से यिन और यांग में बोलना शुरू किया। हम दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग अब खुश हैं। सरिता शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, आखिरकार मेरी बेटी की सगाई ने कुछ लोगों को इतना जलन नहीं दी कि वे अपनी बेटी को दूसरों की छोटी बनने के लिए दे दें। सरिता शर्मा, आपको ये कहने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये वाक्य सीधे पूजा देसाई के दिल में चुभ गया। ये सच था कि सान्या कपूर और हु परिवार के युवा मास्टर की सगाई के बाद पूजा देसाई जलन से भरी थी और उसने अपनी बेटी को जानबूझकर रोहन माहेश्वरी के करीब जाने दिया ताकि वह सगाई जीत सके। अफसोस, रोहन माहेश्वरी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भाभी, मैंने नहीं कहा कि यह आप हैं, आप इतने उत्साहित क्यों हो रही हैं? सरिता शर्मा ने तंज कसा। हमारा कपूर परिवार अब चौहान परिवार के साथ एक परियोजना पर सहयोग कर रहा है। अगर यह घटना विफल हो जाती है, तो हमारे कपूर परिवार को कम से कम 400 मिलियन रुपये का नुकसान होगा। इस चरण में आकर सान्या कपूर को इस नुकसान की जिम्मेदारी लेनी होगी। भाई, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? संजय कपूर ने गंभीरता से कहा। मेरी बेटी को इसकी जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए? क्या कपूर परिवार अब मेरी बेटी पर निर्भर है कि वह सहयोगी परियोजनाओं को अंजाम दे? सरिता शर्मा तुरंत असंतुष्ट हो गईं। गिरीश शर्मा कुछ नहीं बोले और एक मूर्ख की तरह वहां खड़े रहे। सरिता शर्मा की आक्रामकता ने उन्हें गुस्सा दिलाया।
तुम कुछ बोलो, क्या तुम मूर्ख की तरह व्यवहार करना बंद कर सकते हो? सरिता शर्मा ने गुस्से में कहा। मुझे भी नहीं पता। गिरीश शर्मा ने धीरे से कहा। ठीक है, इस बारे में बात ना करो। जब सान्या कपूर वापस आएगी तब विशिष्ट चीजों पर चर्चा होगी। झगड़ते हुए लोगों को देखकर कपूर परिवार की वृद्धा ने बोला और सभी ने हार मान ली। सान्या कपूर ने अस्थायी रूप से अपने काम को छोड़ दिया और कंपनी से कपूर हाउस वापस चली गई। मिस, आप वापस आ गईं। आने वाले को देखकर बटलर ने जल्दी से आगे बढ़कर स्वागत किया। रामकांत अंकल, क्या सभी लोग यहाँ हैं? सान्या कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल जब वह छोटी थी तब उसे हमेशा लॉलीपॉप देने वाले और कपूर परिवार के लिए दशकों तक बटलर रहे इस दयालु बूढ़े व्यक्ति के सामने सान्या कपूर मुस्कुराए। सब लिविंग रूम में हैं, यह आपका है। रामकांत अंकल ने आगे बढ़कर धीरे से कहा। मिस, मुझे माफ करें कि मैं पूछ रहा हूँ, क्या परिवार में अभी चल रही उथल पुथल की बात सच है? रामकांत अंकल स्वाभाविक रूप से सान्या कपूर के अन्य पुरुष ढूंढने की बात का जिक्र कर रहे थे। रामकांत अंकल, हर चीज के लिए सबूत होना चाहिए। सान्या कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने जो कहा वह सही है। वृद्धा बहुत गुस्से में है, आप ध्यान दें। रामकांत अंकल ने याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सके। समझ गई। सान्या कपूर ने सिर हिलाया। कपूर परिवार का यह विला नवी मुंबई में एक अच्छे दृश्य वाले स्थान पर स्थित है। हालांकि यह स्थान सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन नवी मुंबई में एक अच्छी जगह है। हालांकि सान्या कपूर को इस जगह से, जहां वह बड़ी हुई थी, बहुत घृणा थी। वह यहाँ रिश्तेदारों के बीच साजिशों को देखने की आदी थी, इसलिए अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वह परिवार छोड़कर चली गई थी। नए साल की छुट्टियों और कुछ महत्वपूर्ण दिनों को छोड़कर सान्या कपूर लगभग कभी वापस नहीं आई। विला का दरवाजा धीरे धीरे खुला और सान्या कपूर की आकृति कपूर परिवार के सामने प्रकट हुई। जैसे ही सान्या कपूर अंदर आई, कई नजरें उस पर टिक गईं। कपूर परिवार के कई लोग सान्या कपूर को गहरी ईर्ष्या और जलन के साथ देखते थे और अब इसमें खुशी मनाने का भाव भी शामिल था। आखिरकार सान्या कपूर अब पूरी तरह से अपनी एक कंपनी रखती है जिसमें स्वतंत्रता और पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा सान्या कपूर ने पहले ही चौहान परिवार के बड़े युवा मास्टर के साथ सगाई का अनुबंध कर लिया था, जिससे वे ईर्ष्या और जलन से भरे थे। लेकिन अब सान्या कपूर ने अपने अच्छे कार्ड को खुद ही बर्बाद कर दिया। कई लोग खुशी से उसकी मुसीबत का मजा ले रहे थे, लेकिन वे देखना चाहते थे कि सान्या कपूर आज इस मामले को कैसे सुलझाएगी। आप जानते हैं, अगर कपूर परिवार की वृद्धा गुस्सा हो जाती हैं, तो पूरा कपूर परिवार 3 बार कांपता है। सान्या कपूर ने आसपास के कपूर परिवार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बीच में बैठी कपूर परिवार की वृद्धा पर ध्यान केंद्रित किया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे वापस बुलाने का क्या कारण है? कपूर परिवार की वृद्धा अब सत्ता में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। कपूर परिवार में ऊपर से नीचे तक कपूर परिवार की वृद्धा के सामने सभी कांपते और सम्मानजनक हैं। सान्या कपूर की तरह अब कौन दिखने की हिम्मत करेगा? घर लौटने के बाद उनके पास बुनियादी अभिवादन भी नहीं है। ये साहस बहुत बड़ा होना चाहिए। भाई भाभी, देखो आप दोनों ने कैसी अच्छी बेटी को जन्म दिया। माँ के सामने इस तरह बात करने की हिम्मत और बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं। संजय कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। भाई भाभी, आप दोनों ने वाकई अपनी बेटी को अच्छी तरह से शिक्षित किया है। पूजा देसाई ने फिर से यिन और यांग में बोलना शुरू किया। मैं कहता हूँ, चचेरी बहन, तुम इस तरह दादी के सामने बात करती हो, ये बहुत अनुशासनहीन है। हाँ, यह नहीं कि उन्होंने बाहर एक कंपनी शुरू की और वे अपने सरनेम तक भूल गए। ये कपूर हाउस है। क्या तुम कंपनी की तरह व्यवहार करना बंद कर सकती हो और यह चेहरा किसे दिखा रही हो? दादी को या हमें? लिविंग रूम में कपूर परिवार के अन्य रिश्तेदार बोलने लगे। ये लोग सभी संजय कपूर के पक्ष में हैं। सब लोग देख सकते थे कि कपूर परिवार में वृद्धा को संजय कपूर का परिवार पसंद था, न कि गिरीश शर्मा का परिवार। केवल सान्या कपूर को दोष दे सकते हैं कि वह लड़का नहीं है। ये कहा जा सकता है कि अगर सान्या कपूर एक पुरुष होती तो वह कपूर परिवार में अब इस स्थिति में नहीं होती। मेरे परिवार की सान्या कपूर का ये स्वभाव है, कौन नहीं जानता, और माँ ने अभी तक कुछ नहीं कहा, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? सरिता शर्मा ने अपनी बेटी के लिए जवाब दिया। सान्या अनजान है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करें। माँ, सान्या को दोष न दें। गिरीश शर्मा ने धीरे से कहा। ठीक है, मेरे लिए चुप हो जाओ, कपूर परिवार की वृद्धा ने कहा और सभी शांत हो गए। सान्या कपूर, मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, अगर तुम मुझे सचमुच जवाब दो, कपूर परिवार की वृद्धा ने कहा। क्या बात है, बताओ। सान्या कपूर का चेहरा नहीं बदला और उसका भाव बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। मैं तुमसे पूछती हूँ, समीर कपूर ने कहा कि तुमने बाहर एक पुरुष ढूंढा है, ये सच है या झूठ? वृद्धा ने ठंडे स्वर में कहा और बोलने के बाद वह सान्या कपूर को घूरने लगी। कोई सबूत है? सान्या कपूर ने हल्के से कहा। उसने न तो स्वीकार किया और न ही इनकार किया। इसके बजाय वह बहुत शांत रही और बस सबूत मांगा। सबूत?
तुम्हें सबूत मांगने की हिम्मत है। ऐसी शर्मनाक बात के लिए मैं कैसे लोगों से सबूत इकट्ठा करने को कह सकता हूँ? तुम्हें शर्म नहीं, लेकिन हमें शर्म आती है। समीर कपूर ने जल्दी से बहाना बनाया। बेशक उसके पास कोई सबूत नहीं था। अगर उसके पास सबूत होता तो वह पहले ही निकाल चुका होता। समीर कपूर, तुम बिना सबूत के ऐसा कहने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम दादी को मूर्ख समझ रहे हो? सान्या कपूर ने तंज कसा। दादी? सान्या कपूर, वह झूठ बोल रही है। मेरे लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हें भारत ग्लोबल ट्रेडर्स से ऑर्डर एक पुरुष ने दिलाया था। उस पुरुष ने दावा किया कि वह तुम्हारा पति है और उसने इसे सुलझाया। बेशक ये शब्द उसे वू यू ने फोन पर बताए थे। यानी सुरेश अग्रवाल के सचिव को उसने खरीद लिया था। तुम्हारा आदमी, वह व्यक्ति, उसे बाहर बुलाओ और मेरे सामने सामना करवाओ। सान्या कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। वह बिल्कुल भी घबराई नहीं, बिल्कुल नहीं। समीर कपूर ने उसकी जांच की थी और वह जानती थी कि रजत राघवन ने उसे बताया था कि मामला सुलझ गया है और समीर कपूर को कोई सबूत नहीं मिला था। जिस व्यक्ति ने समीर कपूर को यह बात कही थी उसे भी वह जानती थी कि वह उस समय सुरेश अग्रवाल का सचिव था। केवल बाद में वह सचिव गायब हो गया। रजत राघवन ने उसे बताया था कि सुरेश अग्रवाल ने इस सचिव को पहले ही निपटा दिया था, इसलिए समीर कपूर के पास कोई गवाह नहीं था और न ही कोई भौतिक सबूत। समीर कपूर निरुत्तर था, उसके पास वाकई कोई गवाह नहीं था। उसे अफसोस था कि उसने शुरू में कोमल जैन को वादा किया हुआ पैसा नहीं दिया था। नतीजतन यह महिला उसके नियंत्रण से बाहर हो गई। अब उसे ये भी नहीं पता कि कोमल जैन कहाँ है। वैसे चूंकि समीर कपूर ने भारत ग्लोबल ट्रेडर्स के साथ सहयोग का जिक्र किया, मेरे पास भी कुछ कहने को है। सान्या कपूर ने हल्के से कहा। सहयोग मूल रूप से समीर कपूर ने जीता था, लेकिन जब वह अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहा था उसने सुरेश अग्रवाल के सचिव को खरीदा था जो अनुबंध पर चालबाजी कर रहा था, और वह पकड़ा गया, जिसके कारण सहयोग विफल हो गया। मूल रूप से इस सप्ताह सुरेश अग्रवाल कपूर परिवार से न्याय मांगना चाहता था, लेकिन मेरे लिए उसने इसे छोड़ दिया। इस मामले को क्या इसे हिसाब करना चाहिए? सान्या कपूर के इस कहने के बाद समीर कपूर का चेहरा बदल गया। वह जल्दी में था और बहुत जल्दी में उसने भारत ग्लोबल ट्रेडर्स के साथ सहयोग का विषय फिर से उठा लिया। यह ऐसा था जैसे उसने एक पत्थर उठाकर अपने ही पैर पर मार लिया। निश्चित रूप से सान्या कपूर के शब्द सुनने के बाद वृद्धा ने अपनी नज़रें समीर कपूर पर डालीं। क्या उसने जो कहा वह सच है या झूठ? दादी, आप गलत समझ रही हैं। ये स्पष्ट रूप से सान्या कपूर थी जिसने नीच तरीकों का इस्तेमाल किया। मैं गलत हूँ? समीर कपूर स्वाभाविक रूप से ऐसा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मेरे पास सुरेश अग्रवाल का फ़ोन नंबर है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी फ़ोन करके पूछ लूँ? ठीक है, इस मामले को यहीं ख़त्म करो। वृद्धा ने सान्या कपूर को फ़ोन करने से रोक दिया। सान्या कपूर ने अपने दिल में तंज कसा। उसे पहले से ही अनुमान था कि वृद्धा उसे फ़ोन करने नहीं देगी। वास्तव में सच है या झूठ, वृद्धा का मन दर्पण की तरह स्पष्ट है। वह सिर्फ जानबूझकर समीर कपूर को ढाल रही है। बचपन से ही ऐसा रहा है। पक्षपात दिल तक जाता है। सान्या कपूर, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुमने पहले ही चौहान परिवार के रोहन माहेश्वरी के साथ सगाई का अनुबंध कर लिया है। कुछ चीज़ें करनी चाहिए या नहीं, मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वृद्धा ने कहा। सान्या कपूर ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा और चुप रही। इसके अलावा भारत ग्लोबल ट्रेडर्स के साथ सहयोग के लिए मैं चाहती हूं कि तुम इसका कुछ हिस्सा समीर कपूर को दे दो, वृद्धा ने कहा। यह सुनकर समीर कपूर का चेहरा खुशी से चमक उठा। क्यों? सान्या कपूर ने पूछा। तुम जल्दी या देर से चौहान परिवार में शादी करोगी। चौहान परिवार के पास बहुत बड़ी संपत्ति है और उसे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम कपूर परिवार की सदस्य हो। तुम बचपन से कपूर परिवार में पली भी हो। सहयोग का कुछ हिस्सा समीर कपूर को देना परिवार को कुछ लाभ देना है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, वृद्धा ने कहा। सच कहें तो अगर बहुत ज़्यादा चिंताएं न होती तो सान्या कपूर अभी तुरंत विद्रोह कर देती, लेकिन तर्क ने उसे बताया कि वह अभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं मना करती हूँ, सान्या कपूर ने कहा। वह विद्रोह नहीं करेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह वृद्धा की अनुचित मांग से सहमत होगी। सान्या कपूर, तुम इतनी हिम्मत वाली हो, तुम दादी की बात नहीं मानने की हिम्मत करती हो, समीर कपूर ने चिल्लाकर कहा। मुझे खेद है, श्री सुरेश अग्रवाल ने मुझे विशेष रूप से बताया था कि यह सहयोग केवल मेरे द्वारा किया जा सकता है। धीमा होना ठीक है, लेकिन अगर उसे पता चला कि इसका कपूर परिवार से थोड़ा भी संबंध है तो सहयोग समाप्त हो जाएगा और उसे 100 मिलियन रुपए का हर्जाना देना होगा। समीर कपूर, क्या तुम ये पैसा दोगे? सान्या कपूर ने जोरदार ढंग से कहा। सान्या कपूर ने समीर कपूर को पूरी तरह से निरुत्तर कर दिया। अपने बेटे को इतने सारे लोगों के सामने सान्या कपूर द्वारा चुप कराए जाने और अपमानित किए जाने को देखकर संजय कपूर और पूजा देसाई गुस्से में थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत सरिता शर्मा बहुत गुस्से में थी।
वह अपने कमजोर और अक्षम पति पर भरोसा नहीं कर सकती थी और वह केवल अपनी बेटी सान्या कपूर पर भरोसा कर सकती थी। ठीक है, सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ अब मीटिंग के लिए, वृद्धा ने जोर से कहा। यह भी एक संकेत है कि यह मामला अभी के लिए समाप्त हो गया है। आज रात एक पारिवारिक मीटिंग होनी थी और सान्या कपूर को इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कपूर परिवार की पारिवारिक मीटिंग में सान्या कपूर कभी शामिल नहीं हुई, केवल इसलिए कि समीर कपूर ने सुझाव दिया था कि सान्या कपूर ने बाहर एक पुरुष ढूंढा है, उसे जबरदस्ती वापस बुलाया गया था। हालांकि सान्या कपूर से वृद्धा को वह नहीं मिला जो वह चाहती थीं। पारिवारिक मीटिंग शुरू हुई, सब लोग शांत हो गए और अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए, जबकि जूनियर्स अपने माता पिता के पीछे खड़े रहे। पारिवारिक मीटिंग में कपूर परिवार के कुछ लोग काम की रिपोर्ट देते थे और वृद्धा को कुछ व्यवस्थाएं करनी हो सकती थीं। सान्या कपूर को कभी भी कपूर परिवार की पारिवारिक मीटिंग में रुचि या सुनने का मूड नहीं था। वह बस एक तरफ फोन के साथ खेल रही थी। स्वर्ग एंटरटेनमेंट कंपनी यहाँ। रजत राघवन इस समय बॉस की कुर्सी पर लेटे हुए थे, आराम से अपने मोबाइल फोन के साथ खेल रहे थे। आज रात वह भी वापस जाने का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि दीपक सेनगुप्ता और प्रीति जैन के लिए व्यवस्थाओं के कारण कुछ चीज़ों पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से अंतिम निर्णय लेना होगा। उनके लिए कंपनी में संपर्क करना भी सुविधाजनक है। रजत राघवन, जो अभी खाली हुए थे, ने सान्या कपूर के बारे में सोचा। अगर वह आज रात वापस नहीं गए तो इसका मतलब है कि वह लगातार 2 रातों तक घर नहीं गया। क्या उनकी सस्ती पत्नी को वाकई उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बेशक ये रजत राघवन का सस्तापन नहीं है, बस रुचि है और वह सान्या कपूर का लहजा जानना चाहते हैं। खुद को और अपने दुश्मन को जानना 100 युद्ध जीतने का तरीका है। कंपनी में रजत राघवन ने सान्या कपूर को एक वीचैट संदेश भेजा। सान्या कपूर की तरफ रजत राघवन द्वारा भेजा गया वीचैट संदेश देखने के बाद उसने सोचा और छिपाने की योजना नहीं बनाई और सीधे जवाब दिया, नहीं, कपूर हाउस में। कपूर हाउस, कुछ गड़बड़ है। सान्या कपूर को कपूर परिवार से घृणा है और परिवार के प्रति कोई लगाव नहीं है। रजत राघवन ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए सान्या कपूर आमतौर पर आसानी से कपूर परिवार में वापस नहीं जाती, और एक बार जब वह कपूर परिवार में लौटती है तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। समीर कपूर मुसीबत ढूंढ रहा है, लेकिन ये सुलझ गया है। उसके साथ क्या गड़बड़ है? पिछली बार तुमने मुझे बताया था वह तुम्हारे बारे में पीछे से जांच कर रहा था। ये देखकर रजत राघवन समझ गए, समीर कपूर, इस लड़के ने मुसीबत खड़ी की। एक से ज़्यादा कपूर परिवार की वृद्धा को पता होना चाहिए और उसे परेशान करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर उसके पास कोई सबूत नहीं था तो वह केवल सान्या कपूर को ढाल के रूप में बाहर खींच सकता था ताकि वृद्धा का गुस्सा बिखर जाए। अब क्या ये सुलझ गया है? उसके पास कोई सबूत नहीं है। भले ही वृद्धा पक्षपात करती हो, वह मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। इस समय माँ, आप हमारे परिवार का व्यवसाय समीर कपूर को क्यों सौंपना चाहती हैं? हम इसे अच्छे से कर रहे हैं, क्यों? इस समय सरिता शर्मा की असंतुष्ट पूछताछ ने सान्या कपूर का ध्यान खींचा। ये केवल आधा हिस्सा देने की बात है और समीर कपूर के लिए इसे संभालना ज्यादा उपयुक्त होगा। वृद्धा ने हल्के से कहा, स्पष्टीकरण बहुत दूर की कौड़ी था, या कहें कि कोई स्पष्टीकरण ही नहीं था। भाभी, माँ ने पहले ही कह दिया है। क्या आपके पास कोई और राय है? क्या आप माँ के निर्णय पर सवाल उठा रही हैं? पूजा देसाई ने गर्व से कहा। पोता ही पोता है, वाकई पोती से बेहतर है। भले ही पहले ऐसी घटना हो चुकी हो, वृद्धा को अभी भी समीर कपूर पसंद है। धन्यवाद दादी, मैं निश्चित रूप से मेहनत करूंगा और दादी की अपेक्षाओं को पूरा करूंगा। समीर कपूर ने खुशी से कहा। माँ, मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे परिवार का व्यवसाय पहले से ही बहुत कम है। उसे आधा हिस्सा दे दें तो गिरीश शर्मा और मैं क्या खाएंगे? सरिता शर्मा असहमत थीं। मूल रूप से कपूर परिवार में वह और गिरीश शर्मा जो व्यवसाय संभालते थे वह बहुत कम था, और वे सभी बहुत कम लाभ वाले व्यवसाय थे। संजय कपूर का परिवार कपूर परिवार के बहुत सारे व्यवसायों को संभाल रहा है और वे बहुत अमीर हैं। नतीजतन अब समीर कपूर ने मुसीबत खड़ी की। दादी ने न केवल सजा नहीं दी, बल्कि उसे आधा व्यवसाय समीर कपूर को सौंपने के लिए कहा। ये कुछ ज्यादा हो गया। भाभी, आप अब माँ की बात भी नहीं मानती। सरिता शर्मा ने तंज कसा। गिरीश शर्मा, कुछ बोलो। सरिता शर्मा एक महिला होने के नाते बहुत असहाय थी, आशा करती थी कि गिरीश शर्मा बोल सकता, आखिर वह भी वृद्धा का बेटा है। जैसा माँ कहती हैं वैसा ही करो, गिरीश शर्मा ने धीरे से कहा। वह अपनी माँ के साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? भाभी, आप इसे सौंप दें। आधा हिस्सा दो या आधा। आपकी बेटी इतनी काबिल है और आपका जीवन हमसे कहीं ज्यादा आरामदायक नहीं है। सरिता शर्मा ने मजाक उड़ाया। वृद्धा ने कुछ नहीं कहा, बस ठंडी नजरों से देखती रहीं। वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी, सान्या कपूर को दिखाने के लिए।
सान्या कपूर के सामने उन्होंने सरिता शर्मा और गिरीश शर्मा से आधा व्यवसाय लेकर समीर कपूर को दे दिया, सिर्फ सान्या कपूर को ये दिखाने के लिए। इसका मतलब है कि अगर तुम आज्ञाकारी नहीं हुई तो तुम्हारे माता पिता को परिवार में अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। वृद्धा के दृष्टिकोण से भले ही सान्या कपूर की चौहान परिवार के साथ सगाई हो गई हो, शादीशुदा बेटी सिर्फ बहता पानी है। एक बार जब वह चौहान परिवार में शादी कर लेगी तो उसका कपूर परिवार से ज़्यादा संबंध नहीं रहेगा। लेकिन सरिता शर्मा और गिरीश शर्मा अलग थे। उनका दंपति कपूर परिवार का हिस्सा था। भले ही उनकी बेटी चौहान परिवार में शादी कर ले, वे दोनों केवल कपूर परिवार में ही रह सकते थे। ये परिवार द्वारा लाए गए बंधन थे। यहाँ तक कि अगर सान्या कपूर में थोड़ी सी भी संतान भक्ति हो तो वह अपने माता पिता को हर महीने थोड़ा सब्सिडी देगी, लेकिन शादी के बाद वह चौहान परिवार द्वारा नियंत्रित होगी। अपने माता पिता को कितना पैसा देना इतना आसान नहीं होगा। सान्या कपूर की कंपनी के लिए वृद्धा ने पहले ही चौहान परिवार के साथ बातचीत कर ली थी। सान्या कपूर की शादी के बाद कंपनी कपूर परिवार की होगी। शुरू से अंत तक सान्या कपूर और चौहान परिवार के बीच सगाई सिर्फ कपूर परिवार के लिए लाभ हासिल करने का एक सौदा थी। कपूर परिवार में शादी करके आई सरिता शर्मा को स्वाभाविक रूप से इस बात का एहसास था। इसलिए भले ही सान्या कपूर अब अच्छा कर रही हो, वह फिर भी कपूर परिवार में कुछ संपत्ति संभालने का रास्ता ढूंढती थी ताकि भविष्य में अपनी रिटायरमेंट की तैयारी कर सके। सान्या कपूर, जिसे इस बात का पता चला, ने वृद्धा को ठंडी नज़रों से देखा, लेकिन वृद्धा की नज़रों का सामना करना पड़ा। सच कहें तो जितना ज़्यादा वह इस परिवार में रहती थी, सान्या कपूर को लोगों के दिलों की गंदगी उतनी ही ज़्यादा महसूस होती थी। क्या हुआ, क्या बखेड़ा है? रजत राघवन ने देखा कि सान्या कपूर ने कुछ देर तक उनके साथ संपर्क किया और अचानक बात करना बंद कर दिया, तो उन्होंने फिर से एक संदेश भेजकर पूछा, वृद्धा फिर से शैतानी शुरू कर रही हैं। वह मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं। इतनी उम्र जीने के बाद जो वह कर रही हैं वह वाकई मुझे नीचा दिखाती है। सान्या कपूर ने सीधे रजत राघवन को जवाब दिया। सच कहें तो वह अब अपने दिल में गुस्से में है। रजत राघवन एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है जिससे वह बात कर सकती है। आज का कहानी का सफ़र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें।